जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023 एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का क्लास मैंने करा दिया है। ये प्राचीन कालीन इतिहास है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एशियंट इंडियन। ठीक है, पेपर कोड क्या है? AAC 204। ठीक है दोस्तों, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, वीडियो को एक लाइक भी करिएगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल गेहूँ तथा चावल थी। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, मनु के अनुसार जो अध्यापक शुल्क लेकर पढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें उपपातकी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, गुप्त काल में शिक्षा शस्त्र प्रारंभ किस धर्मानुष्ठान द्वारा होता था? तो उपाकर्म के द्वारा। गुप्त काल में शिक्षा शस्त्र प्रारंभ किस धर्मानुष्ठान द्वारा होता था? उपाकर्म के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, बुद्ध काल में शिक्षा देने के लिए एक निश्चित पद्धति अपनाई गई, उसे कहा जाता था? तो उसे निश्चय पद्धति कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध काल में शिक्षा देने के लिए एक निश्चित पद्धति अपनाई गई, उसे क्या कहा जाता था? निश्चय पद्धति। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, गुरुकुल को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुकुल को आश्रम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं का विख्यात केंद्र था? तो बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं का विख्यात केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। प्रश्न नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, वल्लभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? तो वल्लभी दोस्तों गुजरात में स्थित था। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान ने किस विश्वविद्यालय की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री फाहियान ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का वह स्थल था जो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, नाप तौल का प्रारंभ भारत में कब से शुरू हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नाप तौल का प्रारंभ कब हुआ था? तो सिंधु सभ्यता से हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्राचीन भारत में चीन से निर्यात होता था? तो रेशम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, किसके अनुसार राजा को श्रेणी धर्म का आदर करना चाहिए? अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को श्रेणी धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, मौर्य काल में बड़ी बड़ी नावों और जहाज़ों को निर्माण कराया जाता था, नावों के अध्यक्ष को कहा जाता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नावों के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, किस सातवाहन नरेश के सिक्के पर जहाज की आकृति अंकित है? तो याद रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन नरेश के सिक्के पर जहाज की आकृति अंकित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, किस ग्रंथ में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वृहद संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 20 है, किसके अनुसार मित्र की सेना से श्रेणी बल अच्छा होता है? तो कौटिल्य के अनुसार मित्र की सेना से श्रेणी बल अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, उपनयन का अर्थ है? तो उपनयन का अर्थ गुरु के निकट जाना होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों,
वैदिक कालीन साहित्य में अवध और उस्त किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुओं के लिए। वैदिक कालीन साहित्य में अवध और उस्त किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? कुओं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर उस पर लिया जाने वाला कर कहा जाता था? तो उदक भाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर उस पर लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता था? उसे उदक भाग। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रांत में एक झील का निर्माण करवाया था? तो सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, ऋग्वेद में जल ले जाने वाली नलिका के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो ऋग्वेद में जल ले जाने वाली नलिका यानी नाली को क्या कहा जाता था? तो सुरमी कहा जाता था। सॉरी, सुरमी ऐसे लिखाएगा दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, सुरमी इस तरह से लिखाएगा। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 26 है, एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से? धौलावीरा से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर करिएगा ताकि ये अच्छे नंबर वो भी परीक्षा में ला सकें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, किसने सिंचाई के लिए पानी वाली नालियों और पानी को रोकने वाले बांधों का उल्लेख किया है? तो नारद ने। किसने सिंचाई के लिए पानी वाली नालियों और पानी रोकने वाले बांधों का उल्लेख किया है? नारद ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, प्राचीन भारत में श्रेणी के संघ थे? तो प्राचीन भारत में श्रेणी के संघ व्यापारी थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में व्यापारिक संघ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? तो धर्मशास्त्रों में व्यापारिक संघ के लिए नैगन शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, मूलतः शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, भारतीय समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र अरिकामेदु किस नदी के मुहाने पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरियनकूपर नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था? तो पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय आखेट था। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, किसने लिखा है राजा ब्राह्मण को छोड़कर राज्य की प्रत्येक वस्तु का स्वामी होता है? तो गौतम ने लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाग और बलि थे? तो भाग राजस्व थे और बलि राजस्व थे, यानी भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है, मौर्य काल में उदक भाग लिया जाता था जिसे कहा जाता था? देखिए, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा है घुमा के। ठीक है, उदक भाग पूछ लेगा या तो सिंचाई कर पूछ लेगा। ठीक है, मौर्य काल में उदक भाग लिया जाता था जिसे सिंचाई कर कहा जाता था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में खेती की विधि एवं उपकरण का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की विधि और उपकरण का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, किस ग्रंथ में चावल की 44 किस्मों का उल्लेख है? तो अष्टांग संग्रह में चावल की 44 किस्मों का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, ऋग्वेद आर्य की किस अनाज से परिचित थे? ऋग्वेद आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ से। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं? तो कालीबंगा से जूते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए हैं। जूते मतलब दोस्तों जोते हुए, हम लोग जोते बोलते हैं, जोते हुए खेत। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 है, खेतों की पैदाइश करने वाले को कहा जाता था? तो खेतों की पैदाइश करने वाले को रज्जू गाहक कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, अनाज मापने की इकाई थी? तो अनाज मापने की इकाई कुल्यवाय थी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, यूनानियों ने सिंडन किसे कहा है? तो यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 है, साली कहते हैं
तो साली धान को कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।